नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर नेट सेट पर। ये जो पेपर हैं ये एमपी सेट 2026 का पेपर फर्स्ट है, जिसका सॉल्यूशन हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन है और डीआई एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन डीआई के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। 8√15 को हम लिख सकते हैं, देखिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज जिनको डायरेक्ट आंसर्स चाहिए, ठीक है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट आंसर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आपको इसी नाम से मिल जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर नेट सेट, या फिर इस ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8√15 को आप लिख सकते हैं 8√5√3 और डिवाइड में हमारे पास 2√3 दिया है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब √5 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, ठीक है, तो वो √15 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, √3 जो है वो डिवाइड में है, इसको क्रॉस करने के लिए हमने √15 को इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4√5 बचेगा, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 4√5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नंबर सीरीज दी है, ठीक है, और ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, डिफरेंस से भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, जो कि 210 है। और अगर आप यहाँ से क्यूब निकालते हैं तो क्यूब से भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर क्यूब निकालते हैं तब भी आंसर करेक्ट आएगा। जैसे कि अगर आप इस 6 को देखें, ऑब्जर्व करें थोड़ा, तो देखो अगर पूरी सीरीज को आप ऑब्जर्व करोगे तो 120 जो है ये 5 का क्यूब -5 है, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 का क्यूब -4 है और ये 3 का क्यूब -3 है। तो ये सीरीज चल रही है। और ये 2 का क्यूब -2 है, और इसी तरीके से देखें तो ये 1 का क्यूब -1 है। तो ये सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 6 का क्यूब -6 होना चाहिए, यानी कि 6 का क्यूब 216, उसमें से -6 करेंगे तो 210 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में A book was sold for ₹27.5 with a profit of 10%। 10% का प्रॉफिट, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और ये जो ऊपर होता है ये प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि प्लस होगा, तो यहां पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी 10 की जो कोई चीज है वो 11 में सेल हो रही है। आगे दिया है, इफ इट वर सोल्ड फॉर ₹25.25 देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात की गई है, ठीक है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, वो भी कितना परसेंट होता है ये आपको बताना है। तो अब ये जो चीज 10 की थी ये 11 में सेल हो रही है, ठीक है। और यहां पर देखो सोल्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो प्राइस है ये सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 11 की वैल्यू जो है वो 27.5 इसके बराबर रखना है और 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे 27.5 डिवाइड बाई 11। तो जब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका निकालना है एक्चुअल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस, तो उसका गुणा कर देते हैं यहां से, ठीक है। अब 1 ये जो पॉइंट है हटाते हैं तो डिवाइड में जो है एक जीरो लगती है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद 11 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बार चला जाएगा और ये 22 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 बार और चला जाएगा 55। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अब जो है वो जो इसकी कॉस्ट प्राइस है 10, इसकी वैल्यू आ चुकी है और ये है यहाँ पे
25, यानी कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 25 रुपये है और इसने 27.5 में बेचा था। अब क्वेश्चन हमसे कहता है 25.75 में अगर वो बेचता है तो देखो 25 से कितना ज्यादा है 0.75, तो 0.75 का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी हमें पता चल चुका है। प्रॉफिट हो रहा है किस पे होता है प्रॉफिट, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 25 और परसेंटेज निकालने के लिए हम लगाते हैं 100, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर दो और 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, यानी 3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से दिया है। यहां पर अगर ये क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक है, तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने थोड़ा लॉजिक लगाया होगा तो उन्होंने जो ऑप्शन है उन ऑप्शन से इसको टिक कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए थे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक है। इसमें दिया है यहाँ पे 2 boys A and B start at the same time to ride from Delhi to मेरठ, ठीक है। दिल्ली से मेरठ जाते हैं, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। यहां से आप ये कंसिडर करो कि ये जो डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर का है, ठीक है। A travels 4 किलोमीटर पर ओवर स्लोवर देन बी। ए जो है ये स्लो ट्रेवल करता है और बी जो है ये फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। आगे दिया है बी रिचेज मेरठ एंड एट वंस टर्न्स बैक मीटिंग ए 12 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ। फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड बतानी है यहाँ पे। अब इनकी जो स्पीड का डिफरेंस दिया है 4 किलोमीटर पर ओवर। अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ से आंसर नहीं बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको मानना है, चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करो और जो रीजनेबल आंसर आपको लगता है वो आप पहले चेक करके देख लो। पॉइंट वाले पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। बेसिक आप पहला चेक करके अगर देखते हैं तो आपका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। कि माना कि जो ए की स्पीड दी है क्वेश्चन में जो पूछा है अगर वो 8 होती है, ठीक है, ए की स्पीड अगर 8 है तो बी की कितनी हो जाएगी, ठीक है, बी की 12 हो जाएगी। तो अगर मानो बी 12 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है, तो आप देखोगे ये 60 किलोमीटर तो ट्रेवल कर लेता है और यहां से फिर ये रिटर्न होता है तो 12 किलोमीटर और, ठीक है, डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तब ये ए से मिलता है। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज, अगर टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है बी की बात हो रही है, बी अगर टोटल डिस्टेंस 72 किलोमीटर कवर करता है और अगर बी टोटल 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और इसकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर ओवर है, क्योंकि ये ए की स्पीड है तो बी की 12 है और 12 है तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे इसको लगेंगे, ठीक है। टोटल 6 घंटे इसको लग रहे हैं। तो आप देखिए ए जो है वो 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ए 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ए की स्पीड 8 है और टाइम उसको 6 लग रहा है, यानी 6 8 48, यानी 48 किलोमीटर डिस्टेंस ए ट्रेवल कर रहा है। यानी कि 60 किलोमीटर टोटल है, उसमें से 48 ए कवर कर लेता है, तो बची कितनी 12 किलोमीटर और बची हैं। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है कि 12 किलोमीटर और ये दूर रहता है ए, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ लास्ट में 12 किलोमीटर दिए, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये हमारी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पहला ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से दिया है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। राजू इज कोडेड एज 11 12 13 14, तो यहां पर आप सिर्फ वर्ड को मैच कर सकते हैं। जंक इज कोडेड लाइक दिस एंड यू विल हैव टू आंसर रैंक, कि रैंक को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो आप अगर देखें आर का कोड क्या है मिल जाएगा आपको, ए का कोड क्या है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से एन का कोड आपने ढूंढ लिया होगा और के का कोड भी आसानी से मिल गया।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया है अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ, तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है, द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स इफ द प्रेमाइसेस आर ट्रू। ठीक है, एक रूल होता है इस तरीके से कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड तभी होगा, ये कंडीशन दी हो कि जो इफ द प्रेमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स। ठीक है, इसको रीजनिंग में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी सिलोगिज्म से लिया गया है, जो कैटेगोरिकल सिलोगिज्म पढ़ते हैं रीजनिंग में। इसका जो आंसर है ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द डायरेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन पढ़कर ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टिव की बात की गई है, डायरेक्टिव फंक्शन। तो डायरेक्ट करना यानी कि निर्देश देना, संकेत देना, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। जैसे क्लोज द विंडो, ये एक प्रकार से डायरेक्शन देना है किसी को। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो है वो ये सुटेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये प्रमना से दिया है। ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अनुमना प्रमना। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या अनुमान प्रमाण, ऐसे भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान प्रमाण हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है या घटक नहीं है, तो ये जो हेतु और पक्षा जिसको हम बोल रहे हैं व्याप्ति, ये सारे ही इसका कंपोनेंट है। लेकिन प्रत्यक्ष जो है जिसको परसेप्शन बोलते हैं, ये इसका टाइप है। जो प्रमना है इसका एक टाइप है, ये इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर से प्रमना से ही एक क्वेश्चन और लिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है और यहीं से आपको पूछा जाता है कि इसमें जो है कौन सा प्रमाण है। तो इसको पढ़ करके आपको अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर लिखा है देवदत्त हु इज अलाइव इज नॉट इन द हाउस। ठीक है, हिज नॉन एग्जिस्टेंस इन द हाउस लीड्स टू द presumption that he is somewhere outside the house। यानी वो नहीं है घर में, हालांकि वो जिंदा है लेकिन वो घर के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये प्रिजम्पशन है, पहले से मान लिया गया है कि वो कहीं और है। ठीक है, वो हाउस में नहीं है, इसका मतलब वो कहीं बाहर है। अब दो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। पहला वर्ड है नॉन एग्जिस्टेंस, यानी जब हमें पता नहीं होता है, किसी चीज की जानकारी नहीं होती, वहां से जब हमें कोई नॉलेज मिलता है, ठीक है, तो वहां पर होती है अनुपलब्धि। लेकिन सेकेंड वर्ड अगर इसको देखें हम, प्रिजम्पशन। ठीक है, यानी कि जब हमें पहले से नॉलेज होता है और उसके बेस पर हम कोई प्रिजम्पशन बनाते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो वहां पर होता है अर्थपत्ति। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहली बार में आपको लग सकता है कि नॉन एग्जिस्टेंस, ये देख करके आप अनुपलब्धि लगा दें। ठीक है, लेकिन प्रिजम्पशन सेकेंड कीवर्ड देखना ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, व्हाट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ सैंपल। ठीक है, व्हाट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ सैंपल। इसका करेक्ट आंसर है सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। Which of the following are methods of data classification? डेटा क्लासिफिकेशन की मेथड क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लास इंटरवल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो अब अगर आपने ये दो टर्म भी पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर 4 ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, नॉमिनल मेजरमेंट कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर एज अ मेल एंड फीमेल। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे मेजरिंग वेट इन केजी, ये नहीं होगा, मेजरिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड मेजरिंग हाइट इन सेल्सियस। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले में द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, तो इसकी जो इक्वेशन का फॉर्मूला है वो y इक्वल टू a प्लस bx, ये वाला इसका फॉर्मूला होगा रिग्रेशन
इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज टाइप फर्स्ट एरर इंडिकेट इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस में जो टाइप फर्स्ट की एरर जो है वो क्या इंडिकेट करती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। इसका क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है तो आपने आराम से उस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से दिया है, वाईफाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, और लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वाईफाई को जैसे नॉर्मल लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी इसको भी आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी है, क्योंकि वाईफाई जो होता है लोकल नेटवर्क कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सर्वर टू अ कंप्यूटर इट इज कॉल्ड। तो जब एक सर्वर से फाइल को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। फाइल को जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो एक सर्वर से ही डाउनलोड हो करके आपके मोबाइल में सेव होती है। अगला क्वेश्चन, द विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्लोजिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम इज। इसका आंसर है टास्क मैनेजर। तो ये कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। इन MS Word a template provides a basic structure for a particular kind of document। ठीक है, तो ये भी कॉमन सेंस वाला, अगर नॉर्मल भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ वर्म इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट। ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला। ठीक है, ये सारे ही कंप्यूटर्स हैं बट ये कॉमन सेंस से कर सकते हैं। रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने को रेप्लिकेट करता है। वर्म जो एक प्रकार का बग है, ठीक है, वायरस है। इज अ फॉर्म ऑफ मॉलवेयर। ठीक है, ये मॉलवेयर का एक टाइप है, फॉर्म है, रूप है। क्रिएट्स एन इमेज ऑफ इटसेल्फ, ये अपने खुद की इमेज को क्रिएट करता है इन अ फाइल और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द डिस्क। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों जो ऑप्शन है लगभग सेम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि ये खुद की कॉपी करता है। ये मालवेयर का एक टाइप है, ये भी ट्रू है। और ये जो ए और सी जो है लगभग सेम ही मीनिंग दे रहे हैं कि ये अपनी इमेज को क्रिएट करता है या फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, एक ही बात है, इन अ फाइल और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो अगर जब ये दोनों ऑप्शन सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव ही आपका सही होगा। अगर आपको सेकेंड वाला नहीं भी पता है तो भी आप इसको कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट 21st, among the following rules of energy which is the most environment friendly। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसमें आपको बायोगैस भी लग सकता है, इसमें आपको CNG भी लग सकता है, इथेनॉल भी लग सकता है, बट यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि गाड़ियों के लिए कौन सा फ्यूल जो है ये बेस्ट होता है। यहाँ पर सिंपली कहा गया है अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फ्यूल्स हैं बट पर्टिकुलर डिनोट नहीं किया गया है कि स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, MDGs, इसका टारगेट क्या है? द 2015 इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है ये मैच है और इसमें यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं। ठीक है, पोर्टोलाइजेशन, आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए। अगर इनमें से आपको एक का भी मीनिंग पता है और आपको थोड़ा सा सेंस भी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। पोर्टोलाइजेशन, लेटराइजेशन या सेलेनाइजेशन, इनका क्या मतलब होता है? ठीक है, लेटराइट ये आपने पढ़ा होगा कभी, या सेलाइन आपने पढ़ा होगा, सेलाइन वाटर पढ़ा होगा कभी। तो अगर थोड़ा सा आपको वर्ड का भी नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट वाले वर्ड का मीनिंग किसी को पता नहीं हो, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक का भी पता है तो आप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इनके ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक आध सेकेंड वाला है, जैसे कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी पोर्टोलाइजेशन इसका होगा कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट।
लेटराइजेशन यानी बी का फर्स्ट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, और सी का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो दिया है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। द साइक्लोन हुडहुड इसका नाम है, हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट, तो इसने आंध्र प्रदेश को हिट किया है। ये सीए से यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा गया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ, तो ये किसका पार्ट है? अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी इसको कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, जैसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यहां पर देखें तो वन सन की बात हो रही है, और ऑप्शन में यहां पर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब सोलर की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सोलर एनर्जी है उसकी बात हो रही है, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी सन का कहीं ना कहीं जिक्र तो आया है। अगर इतना आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो आपने यही लगाया होगा, अदरवाइज जिनको याद है अच्छी बात है, बट नहीं भी याद है फिर भी आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग acts was passed in 1940 based on the report of the रिले कमीशन। रिले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, यही सही होगा, ठीक है। और वैसे नहीं भी पता है फिर भी आप यहाँ कॉमन सेंस लगा कर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री एक्ट, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर बात जो हो रही है एक्ट की हो रही है। यहाँ पर एक ऑप्शन यूनिवर्सिटी वाला है तो आपको यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन ही टिक करना है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर आप हो सकता है कि कोई अदर ऑप्शन करेक्ट हो जाए या वहां आपको दिमाग लगाना पड़े ज्यादा। यहाँ पर इंडियन पोस्टल सर्विस यानी पोस्ट की भी कोई बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर पुलिस सर्विस की कोई बात हो रही है। तो अगर आपने बिना सोचे भी सेकंड वाला ऑप्शन टिक किया तो यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स? वैदिक मैथमेटिक्स के डिस्कवरर कौन है? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं उनको लगा हो श्रीनिवास रामानुजन हो सकते हैं, बट इसका आंसर जो है ये है शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ, इसका करेक्ट आंसर है। जिनको याद है, ठीक है, वही इसको कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया, इसका आंसर है 1973, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जीके से क्वेश्चन था वैसे वो। अगला है, द नेशनल मेडिकल कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। मेडिकल कमीशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 25 सितंबर 2020। अब जिनको याद नहीं भी था फिर भी वो इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। कैसे? ऑप्शन को अगर हम ध्यान से थोड़ा पढ़ें तो 2020 यहां पर दिया है और 2020 यहां पर भी दिया है। अब दो ऑप्शन जो हैं जिनमें 2020 दिया है, तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो आप थोड़ा प्रेफर करें कि ऑप्शन 4 के साथ जाएं, कि जो एग्जामिनर है उन्होंने क्या सोच करके पेपर बनाया होगा कि पहला ऑप्शन 2020 वाला सेट किया, फिर लास्ट में भी 2020 आ गया। तो हो सकता है इनमें से हो, क्योंकि स्टूडेंट को वो कंफ्यूज करना चाहेंगे। अगर आप फोर्थ वाले पे लगाते हैं तो हो सकता है आपका सही हो जाए। तो इस तरीके से अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए रहे जिनमें रिपीट हो रही हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर आप थोड़ा माइंड लगा सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो एनईपी से भी क्वेश्चन बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, तो इसको भी देख लेते हैं। एक हाथ क्वेश्चन बनना ही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, इसको आप अच्छे से कर लें। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें फर्स्ट वाला, प्रोविजन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इन हायर एजुकेशन, ये ट्रू है। टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन टू 50% बाई 2035, ये भी ट्रू है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी एक जेन्युइन सेंटेंस लग रहा है, ट्रू है। फोर्थ वाला देखें तो, टू स्टैब्लिश अ स्कूल ग्रांट्स कमीशन, स्कूल ग्रांट कमीशन को स्टैब्लिश करना फॉर अलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रांट्स टू स्कूल
इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में स्कूल्स को ग्रांट अलोकेट करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए एक कमीशन की स्थापना करना। तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ वाला जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 वाला दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। जो टीचिंग के लेवल्स हैं, 3 लेवल हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इन तीनों लेवल में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। तो जो मेमोरी लेवल है इसमें एक इन्वायरमेंट जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है, टीचर पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो टीचर होता है वही गाइडेंस प्रोवाइड करता है और वही इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है। वहाँ पर इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट नहीं होता है, ना ही ओपन होता है। हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत वो सोचना सीख जाते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं, बट फिर भी उनको एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो टीचर उनको प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि इंडिपेंडेंट तो यहाँ पर भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ जो टीचर हैं उनसे सजेशन मांग सकते हैं, ठीक है। अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए वो खुद उनसे हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो फ्री होता है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर वो अपने आप को असेस कर सकता है और खुद को ही इवेल्युएट भी कर सकता है। तो ये 3 लेवल होते हैं। तो यहाँ पर ओपन एंड इंडिपेंडेंट की बात की तो रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर जो है ये है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ये टीचर सेंटर्ड होती हैं, जिसमें टीचर जो होता है वो क्लास को कंट्रोल करता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है और एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से वो क्लास को जो है आगे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होगा, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होगी रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है, जो कि जहाँ पर वो न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उनको समझाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड जो होती है वही फॉलो होती हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप यहाँ तो इसको सही कर देंगे, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आपका क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज और कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड नॉलेज, यानी पुराने नॉलेज की हेल्प से वो नए नॉलेज या नए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहेंगे असिमिलेट करना या आत्मसात करना, ठीक है। असिमिलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी होती है, ठीक है। इवेल्युएशन की 2 अप्रोच होती हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। अगर हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करें तो जो फॉर्मेटिव होता है उसमें जैसे टेस्ट, क्विजेस या फिर जो मंथली टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। समेटिव इसमें ओवरऑल असेसमेंट की बात होती है, यानी इसमें ईयरली एग्ज़ाम्स होना या जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स है, ये एग्ज़ाम्स जो होती हैं या फिर जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है ये समेटिव में आता है और ये थोड़ा रिलायबल भी होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच जो होती हैं वो कौन सी होती है, तो वो यहाँ पर फॉर्मेटिव भी नहीं दिया है, ना ही समेटिव ऑप्शन में है। तो कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, जो कि रेगुलर उनके जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती हैं कि जो रेगुलर टेस्ट होना, रेगुलर क्विजेस के थ्रू या फिर टेस्ट के थ्रू उनको इवेल्युएट करना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ईयरली एग्जाम्स या जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उनसे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना अच्छा कि अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और रेगुलर
अगर आप क्विज वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया है आरपीडब्ल्यूडी यानी राइट्स ऑफ पर्संस विथ डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 रिप्लेसेस विच एक्ट, ये किस एक्ट को रिप्लेस करता है? तो ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहां पर दिया है पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट, और ऑप्शन में भी आपके पास कुछ वर्ड जो है ये साफ दिख रहे हैं, पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 1995, तो ये भी कॉमन सेंस से आप बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग पेयर है? व्हेन वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम इज अवेलेबल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से। व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ सोशल सिचुएशन, इवेंट्स, स्ट्रक्चर और सिस्टम, अप्लाइड रिसर्च इसे लिखा गया है लेकिन सही नहीं है, ये इसको केस स्टडी बोलते हैं। इसी तरीके से अगला है व्हेन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मेजरमेंट टू कैलकुलेट थिंग्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च इसे कहते हैं, ठीक है। अगला जो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम और इवेंट अकरिंग इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है अप्लाइड रिसर्च नहीं होगा, यहाँ पर केस स्टडी होगा, तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट जो है आपका फर्स्ट वाला है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। यहां पर दिया है सोशल रिसर्च मींस द स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर रिलीजियस वर्ड जो है ये नहीं आएगा। पॉजिटिविज्म में क्या होता है, लॉजिकली या फिर साइंटिफिकली स्टडी की जाती है, ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक तक तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन रिलीजियस जैसे वर्ड आया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो भी रिलीजियस नोशंस होते हैं ये पॉजिटिविज्म के अंदर नहीं आते हैं। बाकी के जो सेंटेंस है ये करेक्ट हैं। इट इज बिलीव्ड दैट ऑगस्ट कॉम्टे प्रोपाउंडेड पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च, ठीक है। तो जो सोशल रिसर्च में पॉजिटिविज्म जो है ये प्रोपाउंडेड किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। इसके अलावा जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ये हाईली क्रिटिसाइज करती है पॉजिटिविज्म को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ये पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करती है। सम थ्योरीज लाइक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, कुछ थ्योरीज हैं जैसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म या फेनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी वर डेवलप्ड बियॉन्ड पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो ये कुछ जो टर्म हैं ये इसी में पढ़े जाते हैं रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ये उसी का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट आर रिलेटेड टू। तो ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट। तो ये रिलेटेड है टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस राइटिंग, ठीक है। हो सकता है इन ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, बाकी इसका करेक्ट आंसर वो 4th वाला है। अगला क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस ड्यूरिंग रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? चैलेंज ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का चैलेंज होता ही है, अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, तो रिसर्च करने में जब बहुत सारी लैंग्वेजेस अगर होती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। टू आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ मासेस एंड राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो इंटेलेक्चुअल के लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल्स अलग अलग होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली और उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट लिखना, तो ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ जो है इसको एक्सप्रेस करना भी एक प्रकार का चैलेंज है। चैलेंज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिसर्चर हैं वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं करते हैं,
वो अपनी आइडेंटिटी रख सकते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रोफाइल रख सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी वो शो करते हैं कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के। चैलेंज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको मेंटेन करना भी एक प्रकार का चैलेंज है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च या रिसर्च प्रोसेस। इसका एक रिसर्च प्रोसेस का क्या सीक्वेंस है ये आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है इनको पढ़ने की बजाय अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन में आपको देखना है कि फर्स्ट और लास्ट जो है वो कौन सा है। लास्ट जो तो सब में सेम है। इसके बाद में आप सीक्वेंस थोड़ा और देख सकते हैं, जैसे 1 2 8 3 5 ये सीक्वेंस है। इसके अलावा 1 2 8 3 5 इसमें भी है। इसके अलावा आपको लास्ट में 1 3 8 5 1 8 3 5 इसमें भी है। यहां से यहां तक ये दोनों ऑप्शन लगभग लास्ट में सेम लग रहे हैं। आपको शुरू में देखना है शुरू में फर्स्ट वाला कौन सा बनना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो बनेगा ऑब्वियसली सिक्स्थ वाला जो है ये आपका फर्स्ट बनेगा, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब आपको देखना है सेकंड कौन सा है। तो अगर आपने सेकंड ढूंढ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इसकी रिसर्च करते हैं, उसके बाद में रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू, ये वाला आपका फोर्थ बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हाइपोथेसिस फॉर्म होता है, यानी सेवंथ वाला भी यहां पर दिया है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यानी हाइपोथेसिस बाद में फॉर्म होता है। तो ये 4 और 7 का पेयर भी आप देख सकते थे कि हाइपोथेसिस बाद में आता है, यानी इसके पहले आपको एक सेंटेंस और चाहिए, ठीक है। तो यहां से भी आप दिमाग लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, ये पैसेज दिया है, ठीक है। पैसेज को पढ़ करके आंसर्स करने हैं आपको। चलिए, तो आप पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम आंसर्स को देख लेते हैं। पैसेज को आप सेल्फ रीड कर सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से भी आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पैसेज पूरा पढ़ लेना, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉट, ठीक है, हायर एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन आपको पैसेज में मिल जाएंगे, इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू अट्रैक्ट यूथ टुवर्ड्स हायर एजुकेशन इट इज नॉट नेसेसरी, इसका करेक्ट आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नॉट टू प्रोवाइड लाइवलीहुड, ठीक है। सी वाला नहीं दिया है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसका आंसर हो जाएगा सी डी वाला, बाय नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका ए वाला से हो जाएगा टीचिंग ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज इन अ प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन। नेक्स्ट जो है द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो जो स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन है वो रिसीवर का काम करते हैं, जब भी अगर उसे कोई चीज़ समझ आती है नहीं आती है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आप हिंदी में जो दिया है यहां से आप बना सकते थे, ठीक है। जैसे इंग्लिश के वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हिंदी से भी देख करके समझ सकते हैं। जिससे देह भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है। तो देह में अगर आपको पता है देह का मतलब बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है या फिर यहाँ पर शरीर की बात हो रही है, देह की बात हो रही है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ बॉडी लैंग्वेज, लेकिन हिंदी के जो ऑप्शन है यहाँ से आप बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। गैर मौखिक लिखा है कि अगर आप
जो बॉडी लैंग्वेज है अगर उसका यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बली आप बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, काइनेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का इफेक्टिव फॉर्म कौन सा है इनमें से? स्टोरी टेलिंग इसका करेक्ट आंसर है। स्लोगनियरिंग, स्लोगनियरिंग का मतलब है स्लोगन, जो नारेबाजी करना, ठीक है, स्लोगन्स देना। यूज ऑफ हाई पिच नॉइस, ये नहीं होगा। मोनोलॉग, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू। जो एनकोडेड मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू होता है? वो चैनल के थ्रू होता है। जो मैसेज है अगर उसको एनकोड किया जा रहा है तो वो सिंबल के थ्रू होगा, और जिस मैसेज को मतलब जो भेज रहा है, जो इनिशिएटर है, उसे हम सेंडर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंबल भी नहीं होगा और सेंडर भी नहीं होगा। चैनल जो होता है एक पाथ होता है जिसके थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। इस वर्ड से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि मैसेज को ट्रांसमिट करने की बात हो रही है, यानी कि भेजने की बात हो रही है, तो इसके लिए एक पाथ की जरूरत है और वो है चैनल। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द टीचर्स टू मैक्सिमाइज द लर्निंग आउटकम्स इन द क्लासरूम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीचिंग एप्टीट्यूड्स है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, सॉरी ये कम्युनिकेशन से है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो हेल्प करता है टीचर की मैक्सिमाइज करने के लिए लर्निंग आउटकम को। ठीक है, तो ये थी पूरी क्लास जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ डिस्कस किया है, और सेकेंड पेपर भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपका फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा या किस तरीके से मैंने पढ़ाया है, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं अपना सजेशन ज़रूर प्रोवाइड करें, और सेकेंड पेपर में भी आपको किस तरीके से चीज़ें चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।